यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम अपना जो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेट आपका चला हुआ है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने मैथ के, कि पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। तो परिणाम जो होगा, जो रिजल्ट, वो क्या आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको बताना है कि क्या। तो चलिए यहाँ पर हमें 4.004 आपको दिया गया है और 6.121 के योगफल में से बोला गया है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं। कितना बैठेगा 6.121, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 1 6 और 4 10। तो ये आपका पॉइंट का पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसमें से हमें क्या, यानी जो इसका योगफल आए ने जोड़ के आए, उसके योगफल में से हमने 2.027 और 4.450 के योगफल को अगर घटा दिया, क्या इनको घटा दिया। तो चलिए अब इसे करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब है कि जो हमने किया 2.027 और 4.450, तो इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या आता है कि 7 आया, 5 और 2 7, 4.6 ये आपका आता है। अब हमें इसे माइनस करना है। किस में से, इसके योग में से इसको माइनस करना है। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे, ये 6 ये आपका था, ये है कि 10.125 में से माइनस करना है 6.477 को। तो 15 में से 7 आपके जाते हैं, कितना आएगा 8 आपका आएगा। यहाँ बचा 11 में से 7 आपका चले जाएगा, 4 आपका बचेगा। यहाँ पर बचा 10 में से 4 गया, 6 आपका बचेगा पॉइंट। फिर यहाँ 9 में से 3 गया, 9 में से 6 आपका जाता है, 3 आपका बचता है। तो 3.648 आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 4 अंकों की एक संख्या है जो 34 से 65 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। तो नई और पुरानी संख्याओं का योगफल पूछा गया है कि नई और पुरानी जो संख्या है उनका जो योगफल होगा वो क्या आएगा। तो चलिए संख्या आपको 34 65 दी गई है और नई संख्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो नई संख्या पूछी गई है कि नई और पुरानी संख्याओं का योगफल पूछा गया है कि क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो नई संख्या है, ये आपको पुरानी संख्या क्या दी गई है 34 और 65, अगर हम इसके साइन यानी इसको ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, तो नई संख्या जो बनेगी वो बना लेते हैं 5 या आप हम उल्टी इसको लिख लेते हैं। तो 5 6 4 और 3 आपका बनेगा। तो नई संख्या और पुरानी संख्याओं का योगफल पूछा गया है। अब इन्हें दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ने के बाद 8 10 11 और 5 और 3 8 और 1 9, यह बनता है 9108। तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन डी में होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि संख्या आपको दी गई है 25 34 22 15 और 30 के गुणनफलों में कितने शून्य आएंगे, यानी कितनी जीरो आएगी, ये इसमें पूछा गया है। तो कितने शून्य यहाँ पर आते हैं, तो कितने आएंगे। चलिए अब इसमें सबसे पहले 25 34 22 15 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसमें क्या करा, मल्टीप्लाई इनको करते हैं। तो 25 की गुना करी 34 से, 34 की गुना हो गई 22 में, 22 की गुना करी 15 में और 15 की गुना करी 30 में। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद ये आपका ये बनाता है, ये आपका हो जाएगा 25, यानी 5 गुना 5 यानी 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब 34 को इसी तरह तोड़ लो। तो 34 को अगर हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगी 17 दूनी 34, कितना, यानी 17 दूनी 34 आपका हो जाएगा। जो 22 होगा तो 22 कितनी, यानी 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा। इसी तरह 15 को तोड़ लेते हैं। तो 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। इसी तरह हमको तोड़ना है 30 को। तो 30 को अगर हम तोड़ेंगे, जो 30 था इसको तोड़ते हैं, तो ये आपका 30 जो होगा ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो इसको तोड़ने के बाद ये आपका बनता है 2 3 और 5। तो ये हो जाएगा आगे गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5,
ये आपका हो गया 2 गुना 3 गुना 5, 5 दूनी 15, ये हो गया 5 या 15 और 15 दूनी 30 आपका हो जाएगा। इसके बाद अब कि जो शून्य की जो संख्या है, देखिए 2 आपका यहाँ पर भी आपको दिख रहा है और 5 भी आपका आया हुआ है, 5 भी, लेकिन 3 आपको एक बार आपको, यानी 2 आपका 1 और 2 बार आपका आ रहा है और 5 भी आपका 2 बार आपका आ रहा है, 5 भी 2 बार आपका आ रहा है, लेकिन 3 जो है सिर्फ एक बार आपका आ रहा है। तो 2 शून्य की, यानी शून्यों की संख्या जो है शून्यों की संख्या बराबर 2 और 5 के समुच्चय की जो संख्या है, 5 का जो समुच्चय की जो संख्या होगी, समुच्चय की संख्या, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 5 की क्यूब। तो शून्य की संख्या कितनी, 3 आपके होते हैं, शून्य की जगह क्या आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी 3 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य अवकाश के समय जो राधा है उसकी 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियां नहीं लाई है, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई? तो अब पूछा गया है कि उसके पास जो चपाती है वो कितनी उसके पास चपाती हो गई, तो कितनी चपाती आएगी। तो इसमें इसका अगर हम जोड़ लेते हैं तो 4 सखियों के द्वारा राधा को दी गई जो चपातियाँ थी, यानी 1/4 थी, 4 बार 1/4, 1/4 और प्लस में 1/2 आपकी थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यह आपका जो एलसीएम आएगा 4 आएगा, तो 1 + 1 + 1 + 2 आपका हो गया। तो कितना आता है, 5/4 आपका हो गया। तो राधा के पास जो चपाती थी वो कितनी थी, 5/4। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो राधा के पास जो चपाती थी टोटल वो 5/4 चपाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना अपेक्षित उत्तर है। क्या है उत्तर जो है वो आपका होगा। तो यहाँ पर जो हम अगर इसे, यानी केवल क्या है, एक जो अंक है वो एक के ही प्रयोग द्वारा 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों की संख्या आपकी बनी है। तो 1 अंक की एक संख्या, इसी तरह हमें 1 की 1 हो गई, फिर 1 की 2 अंकों की एक संख्या 11, फिर इसी तरह 3 की, इसी तरह 4 की आपकी बन जाएगी 4 बार, इसी तरह आपका 5 बार बन जाएगा, 5 बार आपका हो गया। 5 बार होने के बाद अब है आपका आगे 5 बार के बाद यहाँ पर, यानी इस तरह आपका चलना है। तो अब इसे जोड़ो, यानी इसका जो उत्तर आएगा, अपेक्षित जो उत्तर इसका बनता है वो आपका बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5 आपका बनेगा। कितना, 5। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये आपका गलत है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं है। तो घटते हुए क्रम में जो संख्याएं लिखी हुई है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिखा हुआ है, घटता, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या देन आपकी सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बड़ी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 443। तो 443 आपके 3 ऑप्शन में लिखी गई है। ये वाला ऑप्शन तो आपका एज इट इज कट जाएगा। 443 आपके 2 ऑप्शन में आपको लिखी गई है, ए और बी में। तो 443 के बाद सबसे 443 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 434 आएगी। दोनों में 434 लिखा है। 434 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए, 424। तो ऑप्शन बी आपका कट गया क्योंकि 19 यहाँ पर दिया गया, देन 24 है तो 24 आपकी पहले आएगी, फिर 19, फिर 8 और 1। तो ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो घटता हुआ क्रम में पहले बड़ी संख्या लिखी होती है, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह आपका चलता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका चलता है। घटते हुए क्रम में आपको संख्या देखनी होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आयत में कितनी सममित रेखा या रेखाएं होती है। कोई आयत है, कोई भी रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल में जो सिमेट्री लाइंस है वो इसमें पूछी गई है। तो सिमेट्री लाइन कितनी होती है, तो सिमेट्री लाइन आपको बतानी है कि कोई भी आयत है तो उसमें सिमेट्री लाइन कितनी होगी। तो सिमेट्री जो लाइन होती है, सममित रेखा यानी सिमेट्री लाइन, ये आपका आयत है, ये आपका एक आयत है।
तो आयत में आप देख लिए कितनी सिमेट्री लाइन यहाँ पर आपकी हो सकती है। तो जो सिमेट्री लाइन यहाँ पर होगी वो है 2, तो एक ये रही और एक ये, एक एक्स वाली और एक वाई वाली, 2 इसमें आपकी लाइन खींच सकती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 2 आपकी होती है, कितनी होती है? 2। यानी कोई भी जो आयत होता है उसमें जो सिमेट्री लाइन की जो संख्या होगी वो 2 आपकी होती है। तो दोनों तरफ से भाग आपका क्या है, यानी जैसे आपकी बॉडी होती है, अगर हमने बॉडी को ऊपर की तरफ से अपना काटते तो हमारी बॉडी क्या होती है, यानी बायलैटरल हमारी बॉडी होती है, 2 भागों में पूरी तरह से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह जो होता है जो रेक्टेंगल है ये कितनी लाइंस में आपका तो पार्ट कर सकती है, तो ये 2 पार्ट में आपका एक जैसा पार्ट आपका आएगा, यानी 2 लाइन अगर इसमें खींचेंगे तो सारे पार्ट क्या होंगे, बराबर आपके होंगे। तो ऑप्शन से इसमें 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक घन के एक फलक का परिणाम 40 सेंटीमीटर है, इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर है उसमें आपको बताना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो कोई भी आपका जो एक घन होता है, क्या होता है, एक जो घन होता है तो घन का जो कोना या फलक आपका होता है, चलिए ये आपका घन है, तो घन जो यानी जो क्यूब आपने बनाई है इसमें जो फलक यानी ये तो आपके कोने हो जाएंगे। ये क्या है, ये जो आपके कोने आपके दिखाए गए ये आपके कोने हैं। ये यहाँ पर जो आपको गोल गोल ये क्या है, कोने जो होते हैं वो आपके बने हुए हैं, कोने हैं। तो ये सारे क्या है, ये कोना आपका होता है, क्या होता है, कोना होता है। और ये आपका किनारा, ये क्या है, किनारा है। और ये आपका फलक है, ये क्या है, फलक आपका है। तो इसमें पूछा गया कि घन का जो इसमें जो क्वेश्चन है, यानी जो घन का फलक होता है वो एक वर्ग में होता है, क्या होता है, घन का जो फलक आपका होता है एक वर्ग में आपका होता है, एक वर्ग बना होता है, वर्ग में वो आपका होता है। तो अब आपको निकालना है कि घन में जो फलकों की संख्या दी गई है, जो फलक है, तो घन जो है उसमें फलक कितने हैं, फलक अगर हम निकाले, चलिए यहाँ पर अगर फल्क हम निकालते हैं तो फल्क कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, फल्क है 6। इसके बाद कोण जो होते हैं, यानी कोना जो है वो कितने हैं, घन में जो कोनों की जो संख्या है वो 8 आपकी है। इसी तरह घन में किनारे, जो किनारे बना हुआ है वो कितना है, किनारों की जो संख्या है वो 12 आपकी है, कितनी है, 12। और क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, आगे इसको क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो घन में फलक का जो परिमाप होगा, फलक जो घन है उसका घन में, इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 6, 26। तो इसमें आगे आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि घन के एक फलक का परिमाप। तो अब क्वेश्चन में आपको घन के एक फलक का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 40 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। और अब हमें निकालने घन की जो भुजा है, जो घन है उसकी भुजा। तो घन की भुजा यानी 40/4 आपका हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। तो अब इसको ये हो जाएगा कितना, यानी 4 आपका आएगा, यानी यह आ जाएगा आंसर आपका 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो घन में 12 किनारे आपको दिया गया है, 12 किनारे होते हैं और घन के सभी किनारों की लंबाई का योगफल अगर हम करते हैं तो 12 गुना 10, तो 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो 120 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर होगा। जो समकोण यानी राइट एंगल्स जो बराबर हो गए, इक्वल आपके हैं, तो इसमें क्या होगा, 3 प्लस ये आपका है 3 + 1/3 आपका इंटू 90 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 3 9 और 1 3 क्या 9 होता है और 1 आपका 10/3 आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 90 आपका दिया गया है, तो 3 से अगर हम 90 को काटते हैं तो 30 आपका हो जाएगा, यानी ये 30 बार कट जाएगा। तो और 30 धाम कितना होता है, 300 आपका हो जाएगा। तो 300 डिग्री आपका आएगा। तो 300 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है, तो कितनी बोतल को वो भर सकता है ये इसमें पूछा गया है। तो कितनी बोतल को भरेगा, तो देखिए 1 लीटर में कितना, यानी 1 लीटर बराबर होता है ये आपका 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आपके होते हैं।
तो 25 लीटर में 25 लीटर में कितने हो जाएंगे? 25,000 मिलीलीटर आपके हो जाएंगे। इसके बाद है कि 25 लीटर वाले 3 डिब्बे जो है, 3 डिब्बे में पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी हो गई? यानी 25,000 ml इंटू 3 आपका, तो ये हो जाएगी 25 × 75, 25 × 75 आपका होता है, तो 75,000 ml, 75,000 ml हो जाएगा। इसके बाद आता है आगे कि 75,000 ml वाले पदार्थ, यहाँ पर हमने 75,000 ले लिया, तो 75,000 ml वाले जो पदार्थ यानी 750 ml वाली बोतलों को अगर हम जो आवश्यक होगी यानी बोतलों की संख्या तो कितनी, यानी ये हो जाएगा कि 75,000 कितना है? 75,000 आपका आया, तो 75,000 बटे 750 कितने की? 750 की, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 700, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 75 एकम 75, यानी ये कितना आ जाएगा? 100। तो कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? 100 बोतल की आवश्यकता होगी, 100 बोतल की नीड होगी, 100 बोतल आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितनी बोतल चाहिए होगी? 100 बोतल चाहिए, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, कोई भी एक बढ़ई है, क्या है? एक बढ़ई है, उसको 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है, तो कितना टाइम लग सकता है? तो चलिए, अगर हमें निकालना है कितना, यानी आपको 12 मीटर लंबा एक फट्टा है, कितना मीटर लंबा? ये हमने ले लिया 12 मीटर लंबा, यानी इसमें 12 1 2 3 4 5, तो इसमें 12 हम जो है बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो ये कितना, यानी 12 मीटर आपका, तो ये हो गया। अब आगे इसमें नेक्स्ट आता है इसके बाद कि 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काट लिया। 10 बराबर भागों में जब काटते हैं तो काटने के बाद कितना समय, यानी 9 मिनट इस यहाँ पर लगती है। कितनी मिनट दी गई है? 9 मिनट आपको दी गई है। तो कितने समय लगता है काटने में? यहाँ पर है कि अगर इसको बराबर भागों में बांटने के लिए कितने बार काटना होगा? 2 मिनट, या आपका जो काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का यहाँ पर समय लगा, तो काटना पड़ेगा, तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 9 बार आपका काटना पड़ेगा, 9 बार इसको काटना पड़ेगा। तो फट्टे को एक बार काटने के लिए जो समय दिया गया है वो 2 मिनट 15 सेकंड आपको दी गई है, तो 2 मिनट 15 सेकंड आपको दिया गया है, 2 मिनट 15 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 135 मिनट, यानी 60 और 60 120 और 15 और उसमें ऐड कर दो, अगर हम इसे सेकंड में करते हैं तो 135 सेकंड आपकी हो गई। इसके बाद आती है अगला 135, तो 9 बार काटने, अब है कि अब जब इसे 9 बार काटने में जो लगा समय, 9 बार हमने काटा, 9 बार काटने में लगा समय, ये आपका आ गया 9 बार काटने में लगा समय, यानी 135 गुना 9, तो ये हो जाएगा 135 गुना 9, यानी 1215 सेकंड, 1215 सेकंड उसको लगी है जब उसने 9 बार काटना। तो अब है 20 मिनट, ये हो जाएगा कि 20 मिनट 15 सेकंड, कितना टाइम लगा? 20 मिनट 15 सेकंड आपका लगेगा, 20 मिनट 15 सेकंड आपका आंसर होगा। या तो आप 121 से 1215 सेकंड लिख सकते हैं, या फिर आप 20 मिनट 15 सेकंड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 20 मिनट 15 सेकंड कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। जो फल है मूल्य दिया गया इनका, जैसे आम है वो 100 रुपये किलो है, संतरा है 160 रुपये किलो, नारियल है 40 रुपये पीस और सेब है 250 किलो। तो जैन ने 2 किलो आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे? देखें यहाँ पर जो 2 किलो उसने आम खरीदे, तो आम है 100 रुपये किलो है, तो 200 रुपये, तो जो उसने 2 किलो लिया है तो 2 गुना 100, तो कितने हो जाएंगे? जब आम खरीदेगा तो आम का मूल्य होगा 200 रुपये। कितने रुपये? आम जो हुए वो 150 रुपये के हो गए। उसके बाद है 500
ग्राम उसने संतरे खरीदे, तो संतरे का जो भाव है 160 पर केजी आपका है। तो 160 उसने खरीदे कितने, उसने आधी किलो, यानी उसने जो लिया है 500 ग्राम संतरे लिया है। तो 500 ग्राम जब संतरे लेगा तो इसके 160 का हाफ हो जाएगा 80। तो 80 रुपए के क्या हो गए, संतरे हो गए। 80 रुपए हो गए संतरे के, 80 रुपए के संतरे ले लिए। और 2 नारियल खरीदे। एक नारियल कितने रुपए का है, एक नारियल है 40 रुपए का। तो 40 दूनी 80, तो 80 रुपए के ही नारियल हो गए, 80 रुपए के नारियल हो गए। इसके बाद है उसने 2 नारियल वो 500 ग्राम जो है सेब उसने खरीदे, और सेब जो है वो 250 रुपये किलो है। तो 250 का हाफ कितना होता है, 125। तो 125 रुपये के उसने सेब ले लिए। तो अब इन्हें टोटल जोड़ लीजिए कि कितने रुपए हो गए, उसमें जो रुपए बैठते 200, या आपका इसको जोड़ लीजिए आप, कितने रुपए यहाँ पर बैठेंगे कि 200 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 125, ये आपका है। तो टोटल जो अमाउंट होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल अमाउंट आता है 485 रुपये, 485 रुपये आपके टोटल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, तो 485 रुपये उसको देने पड़ेंगे। चलिए अब इसके जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए कि 485 रुपये उसको देने हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि पैटर्न दिया गया है कि 21, 41, 31, 51, 41, 61 तो डैश डैश में लुप्त संख्याएं क्रमशः है। तो जो लुप्त यहाँ पर जो हाइड जो संख्या है, नंबर है, वो आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर 21 से, देखिए यहाँ पर जब 21 से 41 आपका है, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। 21, 41, 31, 51, 61 आपको दिया गया, आगे 2 आपको भरना है। तो 21 में अगर हमने 21 में अगर हम यहाँ पर क्या है, 21 में 10 आपको इसमें आता है कि 21 जो है, 21 में अगर हमने 10 जोड़े तो 31 आया, ठीक है। और 31 में 10 जोड़ते हैं तो 41 आपका आता है। 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41 आपका आया। इसी तरह आपका 31 है, 31 में अगर हम 61 लिखा, यानी ये आपका नेक्स्ट आया कि 31 जो है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट आया आपका कि 31 में, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि 41, जो अगली संख्या 41। तो 41 में 10 अगर हमने जोड़ा तो 51 आया। 41 में 10 अगर जोड़ते हैं तो 51 आपका आता है, क्या आया, 51। और 51 में 10 अगर जोड़ेंगे, 51 में 10 हमने जोड़ा तो 61 आपका आता है, क्या आया, 61 आया, ये आएगा 61, 61 आपका आया। अब है कि नेक्स्ट जो अगली संख्या आएगी, तो अगली संख्या जो आएगी यानी 61 में जब हम 10 जोड़ेंगे, 61 में 10 जोड़ते हैं तो 71 आपका आएगा, और 71 आएगा और 61 में, ठीक है। और अब जो 51 है तो यहाँ पर 41 हो गया, यहाँ पर 51, 41 आपका था, यहाँ पर 51 और 41 भी था। और 41 में जब 10 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। तो यहाँ पर अगली संख्या 51 और 61, यानी 10-10 का आपका बढ़ा है। तो 51 और 71 आपकी अगली संख्या होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूपक ने, जो रूपक है उसने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया। तो कैसे रिकॉर्ड उसने किया हुआ है, तो उसने जो रिकॉर्ड किया कि दिनों की संख्या है, पौधे की लंबाई जो दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पर हो गया 0, 0, ये आपकी दिनों की संख्या, यहाँ पर पौधे की लंबाई आपको दी गई है। अब आपसे आगे पूछा गया है कि किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रम से अधिकतम और न्यूनतम थी। तो सबसे ज़्यादा किस्में हैं और सबसे कम आपकी किस्में हैं, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे जो आपका है आगे, तो ये आपका है 5.3 और 1.4 आपका। तो तीसरे और छठे दिन, 1, 2, 3 तीसरे दिन और छठे दिन जो आपका है, तीसरे से छठे दिन पौधों की लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि आपकी हुई है, वृद्धि हुई है।
तो तीसरे और छठे दिन आपके पौधों में क्या हुई है, वृद्धि यहाँ पर हुई है। और छठे दिन वे 9वें दिन की लंबाई में वृद्धि आपकी हुई। छठा दिन जो है तो इसमें जो पौधों की लंबाई आपकी चल रही है, वृद्धि आपकी हुई है। देखिए तीसरे दिन वृद्धि हुई, तीसरे दिन के बाद छठे दिन वृद्धि हुई है। इसके बाद जो छठवां दिन था तो छठवें दिन में 9वें दिन तक पौधे की क्या हुई है, लंबाई जो है वो आपकी वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखिए 5.3 हुई है। इसके बाद आपका 1.4 में से माइनस अगर हम इसको करते हैं ये आता है 3.9। फिर है छठवें दिन 9वें दिन तक जो पौधे की लंबाई हुई है यानी 9.5 दिनों की संख्या, यानी 9 आपका है। 9.5 में से 5.3 को आपको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 4.2। फिर है 12वां दिन, ये 12वां दिन आपका है। और 15वें दिन तक पौधे में लंबाई आपकी बड़ी है, तो कितनी हुई है, यानी 10.9 में से आपको कितना घटाना है, 10.3, तो ये हो जाएगा 6.6 आपका आएगा। तो ये है कि इससे स्पष्ट क्या हुआ कि छठे और 9वें दिन में जो छठा दिन है और 9वां दिन जो आपका है इसमें वृद्धि क्या हुई है, अधिकतम आपकी हुई है। तो और 12 और 15 में न्यूनतम हुई है, 12 और 15 में न्यूनतम आपकी हुई है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था आपका तीसरा और छठा, ये यहाँ पर था तीसरा और छठे दिन का, तीसरा और छठा। यहाँ पर था छठा और 9वां, यहाँ पर था 9वां और 12वां दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठे और 9 में क्या हुई है, ये आपका अधिकतम वृद्धि हुई है। और जो आपका 12वां और 15वां आपका, इसमें 12वां और 15 जो है ये 12 और 15 आपका है, यहाँ पर ये 12 और 15 है। तो इसमें आपकी न्यूनतम आपकी हुई है, ये आपका सबसे कम है 0.6। तो इसमें चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए आपका इसमें कि छठा 9वां और 12 15 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन 15 है कि 101.01 इंटू 0.001 का मान है, तो मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 0.10101। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो 0.10101 ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि कोई भी शिक्षक है, एक शिक्षक ने कक्षा के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तुएं सरकेगी, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। तो जो उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। तो इसमें वस्तुओं को दो समूह में वर्गीकृत करना, रोंग। ऑप्शन बी उन्हें लुढ़कने, रोलिंग और सरकने, स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना, रोंग। ऑप्शन सी विभिन्न त्रिविम यानी जो 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना, रोंग। ऑप्शन डी किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, तो किसमें अवधान मिला है। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन 1964 से 1966, रोंग। ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, रोंग। ऑप्शन सी रसपाल समिति 1993, राइट। तो यशपाल समिति इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, रोंग। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता क्या होगी, तो प्रासंगिकता इसमें बतानी है। ऑप्शन ए है कि यह बच्चों का मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है जब शिक्षक शिक्षिका अपने कार्य कर रहे होते हैं, रोंग। ऑप्शन बी उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है, रोंग। ऑप्शन सी यह अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है, रोंग। ऑप्शन डी यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। तो कौन से स्तर पर? ऑप्शन ए दृश्यकरण, रोंग। ऑप्शन बी विप्रेषण, रोंग। ऑप्शन ये विश्लेषण आपका है। ऑप्शन सी है अनौपचारिक निगमन, बिल्कुल राइट आपका, यानी अनौपचारिक जो निगमन होता है इनफॉर्मल डिरेक्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जो आकृति होती है, जो शेप हो, उसके बीच में संबंध बताने लगता है। तो शेप के बीच में वो रिलेशन जो होता है संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी समानता के आधार पर। तो उनमें जो समानता होती है, सिमिलैरिटी होती है, उसके बेस पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है। तो किस पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है? ऑप्शन ए औपचारिक समस्या समाधान पर, रोंग। ऑप्शन बी जिज्ञासा के पोषण पर, बिल्कुल सही। जो जिज्ञासा होता है यानी जो नर्चरिंग क्यूरियोसिटी आपकी होती है, क्या होती है, जो ये आपका होता है नर्चरिंग, यानी जो होता है इसमें नर्चरिंग और क्यूरियोसिटी, नर्चरिंग क्यूरियोसिटी आपका होता है, क्या होता है, क्यूरियोसिटी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कि अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता, रोंग। ऑप्शन बी संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, रोंग। ऑप्शन सी अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, बिल्कुल सही आपका है। ऑप्शन डी केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान, रोंग। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही है। तो कलन विधि के लिए जो सही होगा वो इसमें पूछा गया है। ए कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है, यह आपका गलत है। बी है कि इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समूह से समाविष्ट है, ये बिल्कुल सही है। सी जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं, ये आपका सही होगा। आगे आता है डी आपकी स्टेटमेंट कि यह गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं का एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये अभी आपका बिल्कुल सही आपका होगा। तो इसमें गलत आपका है ये भी। तो इसमें ए और सी वाली बी और सी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता। तो कौन सा योगदान नहीं करेगा? ऑप्शन ए परीक्षा प्रणाली व्यवस्था, रोंग। ऑप्शन बी गणित का अमूर्त स्वरूप, रोंग। ऑप्शन सी जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, राइट। ऑप्शन डी मानक प्रक्रियाओं पर बल, रोंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन कि निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। तो कौन कौन से आवश्यक हो गए ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले अवलोकन, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करना, बिल्कुल सही है। तर्क यानी रीजनिंग, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। विजुअलाइजेशन, तो इसमें दृश्यकरण, ये भी सही होगा। और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ये भी सही होगा। और ये आता है अमूर्त विचार, ये आपका गलत है। तो डी तक आपका बिल्कुल सही होगा, ए बी सी और डी। तो इसमें जो सही है ए बी सी डी है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 उस संख्या बोध के विकास के लिए सबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू पक्ष है। सबिटाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो मीनिंग क्या होता है ये इसमें पूछा गया है। तो क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए की वस्तु की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना, रोंग। ऑप्शन बी संप्लाव गिनती यानी स्किप गिनती, रोंग। ऑप्शन सी सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। जो परियोजना कार्य होता है उसका उद्देश्य नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन ए बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, और रॉन्ग। ऑप्शन बी बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना, रॉन्ग। ऑप्शन सी बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना, रॉन्ग। यह आपका बिल्कुल सही है। तो यानी बच्चों का जब खाली समय रहता है, वे घर पर खाली रहते हैं, तो उस टाइम पर उसका उपयोग करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की प्राथमिक स्तर पर प्रतिरोध पहचान एवं पूर्व अनुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकल्य कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही है? तो सही नहीं है। ऑप्शन ए कि अभिकल्य कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा ये इसमें पूछा गया है। तो प्लेसमेंट आकलन, रॉन्ग। ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जब कक्षा 5 का कोई भी यानी जब कक्षा 5 के विद्यार्थी से दो भिन्न 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। कैसे? 3/4 प्लस 2/5 इक्वल 5/9। तो त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों का किस प्रकार समर्थन करेंगे? तो उसे जोड़ने का जो सही प्रक्रिया होता है वो हम बताएंगे। यानी 3/4 और 2/5 का इसमें क्या करेंगे? 3/4 और 2/5 जो है तो इसमें एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ ये ना करके इसमें 3/4 यानी इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना होगा? 5 चौक 20 आपका, यानी एलसीएम लेने के बाद फिर ये आ जाएगा 15 + 8। तो 15 और 8 कितना होता है? 23, और 23/20 आपका होगा। तो ये इसको बताएंगे कि एलसीएम लिया जाता है, तब हम इसको करेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए है कि समान संख्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए देकर, रॉन्ग। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, रॉन्ग। ऑप्शन सी भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शा कर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही आपका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।